बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। बंद करने की उन्हें जरूरत भी नहीं थी। ये उनका अपना बंगला था और थोड़ी देर बाद वहाँ जश्न ऐश मुनक्किद होने वाला था। मैं अध खुले दरवाजे से अंदर चला गया, एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गया और जायजा लेने लगा। आखिर एक जगह मुझे मौजू लगी। वहां से मैं हंगामी सूरत हाल में तेजी से पलंग पर आकर जागीरदार पर हमला कर सकता था और उसको डसकर उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल कर सकता था कि जिससे वो कम से कम 24 घंटे बेहोश रहे। ये जगह पलंग के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी के एक लंबे कैबिनेट के नीचे थी। मैं वहां जाकर कैबिनेट के नीचे घुस गया। मैंने अपनी थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाल कर देखा। मुझे बेडरूम का सारा मंजर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। मैं नागिन दुर्गा और उसके अय्याश गाहक जागीरदार का इंतजार करने लगा। घंटा डेढ़ घंटा गुजरा होगा कि बंगले के बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही रानी बाई की आवाज आई, शांति नीचे जाकर दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कदमों के इधर उधर दौड़ने भागने और सीढ़ियां उतरने की आवाजें आईं। उसके साथ ही बेडरूम के बाहर जो गैलरी थी वहां रानी बाई की आवाज सुनाई दी। वो चूनी राम से कह रही थी, तुम नीचे जाकर उसे ऊपर ले आओ, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, जाओ। मैं बेडरूम में कैबिनेट के नीचे छुपा ये सारी आवाजें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद ही नीचे हॉल कमरे में से दो मर्दों के कहकहों की आवाज आई। उनमें से एक चूनी राम और दूसरा धामपुर का जागीरदार ही हो सकता था। वो कहकहे लगाते बातें करते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और गैलरी में से गुजर गए। फिर रानी बाई की आवाज भी आई। वो जागीरदार का इस्तकबाल करते हुए खुशामदाना लहजे में कह रही थी, जो पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद शायद वहाँ नागिन दुर्गा को भी बुला लिया गया था। पहले तानपुरा छेड़ा, फिर हारमोनियम के सुर गूंज उठे। उसके बाद नागिन दुर्गा के ठुमरी गाने की हल्की हल्की आवाज बेडरूम में आने लगी। कुछ देर बाद डांस शुरू हो गया। तबले की थाप पर घुंघरू छनक रहे थे। काफी देर तक ये महफिले रक्सो सुरूर जमी रही। उसके बाद सिर्फ बातों और कहकहों की आवाजें आती रहीं। शायद जागीरदार को डिनर कराया जा रहा था। सब लोग खाने की मेज पर ही थे। उनकी आवाजें जरा दूर से आ रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें गायब होने लगी। फिर सरगोशियों की आवाज आई। ये आवाज गैलरी में से आई थी। ये नागिन दुर्गा की सरगोशी थी। मैं उसे पहचानता था। वो कह रही थी, क्या करते हैं, सब्र से काम लें। जागीरदार की आवाज आई, मेरी जान सब्र ही तो नहीं होता। नागिन दुर्गा ने कहा, अंदर आ जाएं। उसके साथ ही मैंने नागिन दुर्गा को एक नाटे कद के सांवले आदमी के साथ देखा, जिसने बाल खिजाब से खूब काले किए हुए थे। सफेद चमकीली शेरवानी के साथ खुले पांचों वाला सफेद रेशमी पाजामा पहना हुआ था। गले में सफेद मोतियों की माला थी। हाथ में चांदी की हत्थी वाली छोटी सी छड़ी थी। बेडरूम में कार्निस वाले ग्लोब की धीमी रोशनी हो रही थी। अंदर आते ही जागीरदार दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगा। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत हैं। बस हम तो चाहते हैं कि औरतें हों तो ऐसी ही हों, तुम भी ऐसी ही बन जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। नागिन दुर्गा ने एक अलमारी में से शराब की बोतल और ग्लास निकाल कर मेज पर सजा दिया। दूसरी शीशे की अलमारी में से बड़ी दो थर्मसें निकाली। कहने लगी, राणा जी यहाँ तशरीफ रखें, बाकी सारी बातें होती रहेंगी। जागीरदार, जिसको नागिन दुर्गा ने राणा कहकर पुकारा था, सोफे पर बैठ गया और विस्की की बोतल उठाकर बोला, मामूली स्कॉच है मगर कोई बात नहीं, चलेगी। नागिन दुर्गा ने बोतल खोलकर राणा के ग्लास में और फिर अपने ग्लास में शराब डाली। एक थर्मस में से बर्फ की डलियां निकाल कर दोनों ग्लासों में डाली। दूसरे थर्मस में से पानी निकाल कर दोनों ग्लासों में डाला और सोफे पर जागीरदार के साथ बैठ गई। एक ग्लास उसे दिया, एक ग्लास अपने हाथ में ले लिया। जागीरदार ने ग्लास से ग्लास टकराते हुए हंसकर कहा, चीयर्स। नागिन दुर्गा ने भी वही लफ्ज दोहराया और दोनों ने ग्लास होंठों के साथ लगा लिए। मैं गौर से देख रहा था कि जागीरदार तो गटागट शराब चढ़ा गया, मगर नागिन दुर्गा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पी रही थी, जैसे पीते हुए मज़ाहमत कर रही थी। जब उसने ग्लास मेज पर रखा तो जागीरदार उसके ग्लास को देखकर बोला, अरे मेरी चंदा रानी, तूने तो सिर्फ एक ही घूंट पिया है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। नागिन दुर्गा ने जागीरदार की गर्दन में अपनी बाहें हमायल कर दी। फिर बोली, राणा जी मैं आहिस्ता आहिस्ता ही पीती हूँ, फिक्र न करें, आपका पूरा साथ दूंगी। जागीरदार ने बेख्तियार होकर नागिन दुर्गा को अपने साथ लगाया। नागिन दुर्गा ने उसे परे हटाते हुए कहा, राणा जी थोड़ा सब्र करें। राणा अलग हो गया, सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हम पूरी रात के लिए यहाँ आए हैं। जागीरदार ने शेरवानी उतार कर सामने वाले सोफे पर रख दी, छड़ी भी वहीं रख दी और चांदी का सिगरेट केस खोलकर उसमें से एक सिगरेट नागिन को दिया। दूसरा सिगरेट खुद सुलगाया और कहने लगा, चंदा रानी, तुम्हें पहले बाई जी के यहाँ नहीं देखा,
तुम कहाँ रहती थी? बाई जी तो कह रही थी कि तुम रामपुर से आई हो। नागिन दुर्गा ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, यही समझ लें। जागीरदार ने ग्लास उठा लिया और नागिन दुर्गा से कहा, चीयर्स। नागिन दुर्गा बोली, आप पी जाएं, मैं दूसरे ग्लास में आपका साथ दूंगी। वो बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, पूरी रात पड़ी है। ये कहकर जागीरदार ने जोरदार कहकहा लगाया और सारा ग्लास चढ़ा गया। नागिन दुर्गा ने उसके खाली ग्लास में मजीद शराब, बर्फ और पानी डालकर दूसरा पैक भी बना दिया। दूसरे पैक को उठाते हुए जागीरदार ने नागिन दुर्गा से कहा, अब तुम भी ग्लास खाली करोगी? दुर्गा ने मुस्कुराते हुए ग्लास उठाकर होंठों से लगा लिया और मेरे देखते देखते वो 3-4 घूंट पी गई। जागीरदार इस दौरान आधा ग्लास खाली कर चुका था। उसने ग्लास मेज पर रख दिया, पहला सिगरेट एस्ट्रे में मसल डाला और दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। अब उसने नागिन दुर्गा की गर्दन में बाजू डाल दिया और कहने लगा, मेरी जान, हम धामपुर के सबसे बड़े जागीरदार हैं। कभी हमारी हवेली में आओ, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि सारी उम्र याद रखोगी। तुम्हें शेर का शिकार खिलाएंगे। नागिन दुर्गा ने कानों से हाथ लगाकर कहा, तौबा तौबा, मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। जागीरदार ने नागिन दुर्गा का हाथ चूम लिया और बोला, अरे मेरी रानी, हम जो तुम्हारे साथ होंगे, फिर तुम्हें शेर से डरने की क्या जरूरत है? मेरी जान, तुम्हारे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। और वो नागिन दुर्गा से लिपट गया। दुर्गा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और उठकर बोली, मैं आपको ठुमरी सुनाती हूँ। जागीरदार ने दूसरा ग्लास भी खाली करते हुए कहा, नहीं ठुमरी नहीं, हम तुम्हारा मुजरा देखेंगे। मैं समझ गया कि नागिन दुर्गा वक्त गुजार रही है, मगर मैं हैरान था कि इतनी रात, इतना वक्त पड़ा था, वो कैसे गुजारेगी। उसने अलमारी में से तानपुरा निकाल लिया और पलंग पर बैठ गई। कहने लगी, पहले मैं आपको एक बिल्कुल नई ठुमरी सुनाऊंगी, उसके बाद मुजरा भी करेंगे। उसने तानपुरा छेड़ दिया और कोई ठुमरी गाने लगी। महसूस हो रहा था कि वो ज्यादा गाना नहीं चाहती, मगर कोशिश कर रही थी कि पेशावर तवाइफों की तरह पूरे रखाव के साथ गाए। वो ऐसा ही कर रही थी। नागिन दुर्गा शराब का एक ग्लास पी चुकी थी। अगरचे उसने अपने ग्लास में थोड़ी डाली थी, फिर भी उस पर नशे की कैफियत तारी हो गई थी। वो लड़खड़ाई तो जागीरदार ने लपक कर उसे बाजुओं में थाम लिया और उससे लिपट गया। नागिन दुर्गा अपने आप को छुड़ाकर काउच पर बैठ गई और बालों को ठीक करते हुए बोली, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जागीरदार पूरे नशे में था। उसने काउच पर बैठी नागिन दुर्गा को अपनी तरफ खींचा और कहा, तो फिर कौन सी बात अच्छी लगती है? जागीरदार ने दुर्गा की साड़ी उतारनी चाहिए तो उसने सख्त मजाहमत की। जब जागीरदार ने उसके ब्लाउज पर हाथ डाला तो दुर्गा ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। जागीरदार को तो जैसे आग लग गई। उसने भी दुर्गा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और गुस्सीली आवाज में कहा, हरामजादी, तू अपने आप को क्या समझती है? तुम्हारी पूरी रकम मैंने बाई जी को अदा की है। दुर्गा ने भी गरजदार आवाज में कहा, बाई जी को पैसे दिए हैं तो बाई जी के पास जा, मेरे पास क्यों आया है? मैं तुझसे नफरत करती हूँ। जागीरदार ने ऊंची आवाज में बाई जी, चूनीराम और नागिन दुर्गा को गालियां देनी शुरू कर दी। वहां शोर मच गया। मैं कैबिनेट के नीचे से निकलकर जागीरदार को डसने के बारे में सोच ही रहा था कि बाई जी और चूनीराम बेडरूम में आ गए। रानी बाई ने आते ही वावेला शुरू कर दिया, हाय हाय, मेरी बच्ची के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, छोड़ दो। जागीरदार ये सुनकर आग बगूला हो गया। चूनीराम ने किसी को आवाज दी। कमरे में 2 हट्टे कट्टे आदमी हाथों में स्टेन गन्ने लिए दाखिल हो गए और आते ही उन्होंने जागीरदार को पकड़ लिया। ये रानी बाई के बॉडीगार्ड ही हो सकते थे। मैंने पहले उन्हें वहां नहीं देखा था। जागीरदार ने मुसल्ला बॉडीगार्ड को देखा तो ठंडा पड़ गया। कहने लगा, ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोगों ने मुझसे जो भारी रकम वसूल की है वो मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा, छोड़ दो मुझे। रानी बाई के इशारे पर बॉडीगार्ड ने जागीरदार को छोड़ दिया। जागीरदार ने शेरवानी पहनी, हाथ में छड़ी पकड़ी और बोला, मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। रानी बाई दुर्गा को साथ लगाकर प्यार कर रही थी। कहने लगी, हमने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की, हमने अपनी बच्ची की जान बचाई है। हम ना आते तो तुमने इसे मार डाला होता। जागीरदार सख्त गुस्से की हालत में बेडरूम से निकल गया। रानी बाई ने बॉडीगार्ड से कहा, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर देखो जागीरदार का बच्चा चला गया कि नहीं। बॉडीगार्ड्स फौरन चले गए। रानी बाई ने दुर्गा से कहा, जा बेटी, तू अपने कमरे में जाकर सो जा, फिक्र न कर, वो तेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। नागिन दुर्गा साड़ी संभालती अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद चूनीराम कहने लगा, रानी बाई, ये हरामी हमें धमकी दे गया है, हमें इससे होशियार रहना होगा। रानी बाई काउच पर बैठ गई। उसने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, अरे वो क्या कर लेगा,
हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले यहाँ हैं। मैं सुबह ही कमिश्नर भिंडारी साहब को फोन करती हूँ, जागीरदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो तुम भी जाकर आराम करो। रानी बाई और चुनीराम भी वहाँ से निकल गए। बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया गया था, सिर्फ मैं वहाँ रह गया। सोचने लगा कि जागीरदार अपने आदमियों के जरिए नागिन दुर्गा को नुकसान पहुँचाने की जरूर कोशिश करेगा। इस किस्म के अय्याश जागीरदारों ने गुंडे जरूर पाले होते हैं। बहरहाल अब मुझे भी चौकस रहने की जरूरत है। दिल में ये ख्याल भी आता कि मैं नागिन दुर्गा पर अपना आप जाहिर कर दूं और उसे कहूं कि यहाँ उसकी जान और इज्जत खतरे में है, वो यहाँ से मेरे साथ फरार हो जाए। फिर ख्याल आता कि नागिन दुर्गा का तो भेरू देवता की बद्दुआ के असर से जहन ही बदल चुका है, वो मुझे कहाँ पहचानेगी, उल्टा शोर मचा देगी और खुद मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये हो सकता था कि मैं रानी बाई के बंगले में रहकर ही नागिन दुर्गा की निगरानी करूं और उसे किसी आने वाले खतरे से महफूज रख सकूं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन नीचे एक गाड़ी आकर रुकी। 2-4 आदमियों की आवाजें आईं। ये लोग बातें करते गैलरी में से गुजर गए। शायद वो रानी बाई के कमरे की तरफ गए थे। फिर चुनीराम और रानी बाई की भी आवाज आने लगी। मैं बेडरूम में ही छुपा हुआ था। दिन का वक्त था, बाहर दिन की रोशनी थी, बाहर के लोग भी आए हुए थे। मैं अगर बाहर निकलता तो मुझे देखा जा सकता था, लेकिन ये मालूम करना भी जरूरी था कि बाहर क्या हो रहा है और नागिन दुर्गा किस हाल में है। मैं कैबिनेट के नीचे से रेंग कर दरवाजे के पास आ गया। उस दरवाजे के नीचे गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपना सर दरवाजे के साथ लगाकर आगे को धकेला, मगर दरवाजा न खुला। लगता था कि बाहर से ताला लगा दिया गया है, क्योंकि ये बेडरूम आम इस्तेमाल में नहीं आता था। इसे रानी बाई ने खास मौकों के लिए रखा हुआ था। मैं बेडरूम में बंद होकर रह गया था। वहाँ कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। रानी बाई का कमरा वहाँ से एक कमरा छोड़कर था। उस तरफ से बातें करने की आवाज आ रही थी। मालूम ये होता था कि कोई पुलिस अफसर आया हुआ है। किसी वक्त नागिन दुर्गा की आवाज भी सुनाई दे जाती। उसके जिस्म की खुशबू मुझे बराबर आ रही थी। कुछ देर तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। फिर पुलिस वाले जाने लगे। रानी और चुनीराम पुलिस अफसर के साथ बाहर गैलरी में से गुजरे। दोनों पुलिस अफसर से बातें करते जा रहे थे। चुनीराम कह रहा था, हमें तो आपकी पुलिस पर बड़ा भरोसा है। पुलिस अफसर की आवाज आई, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस आपकी पूरी हिफाजत करेगी। सब लोग सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल वाले हॉल कमरे से होते हुए बाहर चले गए। उनकी आवाजें दूर होते होते गायब हो गईं। फिर जीप स्टार्ट होने की आवाज आई और उसके बाद खामोशी छा गई। चुनीराम और रानी बाई पहली मंजिल के ही किसी कमरे में बैठ गए थे शायद। मैं भी कैबिनेट के नीचे अपनी खुफिया जगह पर वापस आ गया। अभी मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। जरूरत पड़ने पर मैं बाहर जाने का कोई तरीका तलाश कर सकता था। दिन गुजरता गया। मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहा था। बेडरूम में कोई क्लॉक वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। मुझे इंतजार की कोफ तो होती नहीं थी। खामोशी से बैठा रहा। किसी वक्त दूर से मुलाजिमा शांति की किसी को बुलाने की आवाज आ जाती। इन आवाजों से मैंने अंदाजा लगाया कि रात हो गई है। बेडरूम में बाहर से खाने की खुशबू भी एक बार महसूस हुई, मगर मैं एक लम्हे के लिए भी नागिन दुर्गा के जिस्म की खुशबू से गाफिल नहीं हुआ था, जो मुझे बराबर एक ही मिकदार से महसूस हो रही थी। माहौल एक बार फिर खामोश हो गया। उसके बाद वक्फे से भी कोई आवाज सुनाई न दी। मैं समझ गया कि रात गहरी हो गई है। मैं भी अपने ख्यालों और सोचों में गुम हो गया। जमीला की तरफ से मुझे बड़ा इत्मीनान था कि वो पाकिस्तान अपने माँ बाप के पास पहुंच चुकी है। अपनी काया पलट का ख्याल आया तो मैं कुछ घबरा भी जाता कि यहाँ अचानक इंसानी शक्ल में वापस आ गया तो नागिन दुर्गा तो शायद मुझे बिल्कुल न पहचाने। यहाँ के लोग मुझे चोर डाकू ही समझेंगे। लेकिन मेरी ज़हनी कैफियत बता रही थी कि अभी काफी मुद्दत तक मेरे सांप से इंसानी रूप में वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। मैं आप लोगों की तरह आंखें बंद करके सो नहीं सकता था, क्योंकि सांप आंखें बंद नहीं कर सकता। अलबत्ता जब मैं सांप की शक्ल में होता था और मुझ पर नींद का गलबा तारी होता तो मैं आलमे बेखुदी में चला जाता। ये एक ऐसी हालत होती थी कि इर्द गिर्द का एहसास तकरीबन खत्म हो जाता था। उस वक्त भी मैं उसी आलमे बेखुदी में जा चुका था। ये वो कैफियत होती है कि सांप इस हालत में कई दिन बेहिस्सो हरकत बिल के अंदर पड़ा रहता है। अचानक शोर सा बुलंद हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। बड़ी तेजी से मेरी तमाम हिस्सियात वापस आ गईं। मैंने सर उठा लिया। आवाजें नीचे से आ रही थीं। ये आवाजें घबराई हुई थीं। कोई तेज कदमों से दौड़ता, कोई किसी को आवाज देकर बुलाता। इनमें से रानी बाई, चुनीराम और बॉडीगार्ड्स की आवाजें भी थीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं ज्यादा परेशान इसलिए था कि इन आवाजों में मुझे नागिन दुर्गा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद कदमों की चाप के साथ मुझे रानी बाई और चुनीराम के बातें करने की आवाज आई। वो दोनों घबराए हुए थे और बेडरूम की तरफ आ रहे थे। रानी बाई की आवाज आई, चुनीराम, ये सारा काम उसी हरामजादे का है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे जल्दी से दरवाजा खोल। चुनीराम की घबराई हुई आवाज आई,
भाई जी ताला नहीं खुल रहा। फिर ताला खुल गया, दरवाजा भी खुल गया। मैंने देखा कि रानी बाई और चुनीराम तेज तेज कदमों से अंदर आए। रानी बाई ने एक स्विच दबा दिया जिससे कमरे में रोशनी हो गई। दोनों कुछ तलाश करने लगे। रानी बाई ने कहा, ये सिगरेट केस किसका है? चुनीराम ने तपाई से सिगरेट उठा लिया, कहने लगा, ये उसी हरामी जागीरदार का है। बाई बोली, इसको गायब कर दो। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि वो यहाँ रात गुजारने आया था। उसके खिलाफ डाके और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। अगवा के लफ्ज से मैं चौंक पड़ा। चुनीराम मेज पर से शराब की बोतल, गिलास और एस्ट्रे उठाकर एक लिफाफे में डालता जाता था। कहने लगा, रानी बाई, मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़की शाम तक बरामद हो जाएगी और जागीरदार भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने पुलिस पार्टी धामपुर रवाना कर दी है। रानी बाई सर पकड़कर काउच पर बैठ गई। मेरी तो किस्मत फूट गई जब मैंने इस हरामजादे जागीरदार को यहाँ आने की दावत दी। मुझे क्या मालूम था कि ये हमारे साथ ये हरकत भी करेगा। चुनीराम, तुम्हारा क्या ख्याल है? चंदा रानी को उसके आदमी कहाँ ले गए होंगे? ये सुनना था कि मेरे नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मेरे इंसानी जहन में सीटियां बजने लगी। जागीरदार ने आखिर इंतकाम ले लिया। उसने अपने आदमियों के जरिए नागिन दुर्गा को दूसरी रात ही अगवा कर लिया था। गुस्से से मेरा सांप वाला जिस्म पेचोताब खाने लगा। मैं उसी वक्त दुर्गा नागिन की तलाश में निकल जाना चाहता था। मैंने फजा को सूंघा। ये मैं इस अफरा तफरी के माहौल में भूल ही गया था। फजा में नागिन दुर्गा की बू मौजूद नहीं थी। लगता था कि जागीरदार के आदमी उसे रातों रात अगवा करके वहाँ से बहुत दूर कहीं ले गए हैं। चुनीराम कह रहा था, रानी बाई, एक बात तो साफ जाहिर है कि ये काम सिवाय जागीरदार राणा के और किसी ने नहीं किया। दूसरी बात ये भी यकीन से कही जा सकती है कि जागीरदार के आदमी चंदा को लेकर धामपुर नहीं गए होंगे। तो फिर वो कहाँ ले गए होंगे मेरी चंदा को? रानी बाई ने ठंडा सांस भरकर कहा। उसे तो गम लगना ही था। उसके हाथ से सोने की चिड़िया उड़ गई थी। चुनीराम बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता रानी बाई। धामपुर के आसपास बड़ा शहर कलकत्ता ही है, या फिर हमारी तरफ आ जाएं तो आगे बम्बई है। रानी बाई ने बेख्तियार कहा, वो कुत्ते का बच्चा चंदा को जरूर बम्बई ले गया है। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पुलिस भी उसे तलाश न कर सकेगी। चुनीराम पलंग की चादर हटाकर नीचे कुछ ढूंढने लगा। बोला, रानी बाई, मैंने भी अपने आदमियों को फोन करके दौड़ा दिया है। कल तक जरूर कुछ न कुछ सुराग मिल जाएगा। रानी बाई ने एक बार फिर ठंडा सांस भरकर कहा, अगर उस हरामजादे के गुंडे मेरी चंदा को बम्बई से दुबई ले गए तो समझो वो हमारे हाथ से गई। चुनीराम बोला, रानी बाई, अगर तो चंदा भारत के किसी शहर में है तो मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आदमी उसे निकाल कर ले आएंगे। मेरे भी बाजू बड़े लंबे हैं। रानी बाई ने काउच से उठते हुए पूछा, ये तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? चुनीराम बोला, हमें यहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहिए जिससे ये मालूम हो कि जागीरदार साला यहाँ रात को आया था। मुझे मालूम था कि अब ये लोग बाहर गए तो बेडरूम को बाहर से ताला लगाएंगे और मैं न जाने कितनी मुद्दत के लिए यहाँ बंद होकर रह जाऊंगा। मैं बाहर निकलने का मौका तलाश कर रहा था। उन्होंने जो बत्ती जलाई थी उसकी रोशनी में बेडरूम की एक एक शय नजर आ रही थी। अगर मैं कैबिनेट के नीचे से निकल कर दरवाजे की तरफ खिसकता तो रानी बाई की निगाह मुझ पर पड़ सकती थी, लेकिन रानी बाई ने मुझे मौका दे दिया। वो खुद भी पलंग की तरफ जाकर झुककर नीचे देखने लगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है चुनीराम, यहाँ से चलो, अब कमिश्नर साहब का फोन भी आ रहा होगा। जैसे ही रानी बाई की पीठ मेरी तरफ हुई, मैं कैबिनेट के नीचे से खिसक कर दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर भी दिन की रोशनी थी। गैलरी के फर्श पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। मैं जितनी तेज रेंग सकता था रेंगता हुआ कालीन के किनारे किनारे से होता रानी बाई के बड़े कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ मेरे छुपने के वास्ते बहुत सी जगह थी क्योंकि यहाँ काफी फर्नीचर वगैरह था। मैं दीवार के साथ ही घूम गया और दीवार के साथ लगे एक भारी भरकम सोफे के पीछे छुप कर बैठ गया। इतनी देर में चुनीराम और रानी बाई भी अंदर आ गए। चुनीराम के हाथ में स्याह प्लास्टिक का लिफाफा था जिसमें शराब की खाली बोतल, ग्लास और एस्ट्रे वगैरह थे। रानी बाई बड़े सोफे पर बैठ गई। चुनीराम भी सामने वाले सोफे पर बैठ गया। रानी बाई टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने लगी। मैं खुद कमिश्नर साहब को फोन करके पूछ लेती हूँ कि कुछ पता चला या नहीं। नंबर डायल करने के बाद रानी बाई ने 2-3 बार हेलो हेलो कहा और बोली, पुलिस कमिश्नर भिंडारी साहब हैं क्या? अगर हो तो उन्हें कहो कि रानी बाई बात करेगी। रानी बाई ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर चुनीराम से कहा, भिंडारी साहब का पीए था, कहता है देखता हूँ किसी मीटिंग में न बैठे हूँ। चुनीराम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अरे रानी बाई, मुश्किल पड़ती है तो कोई काम नहीं आता। ये लोग तो खुद रात के अंधेरे में छुप छुपा कर यहाँ आते हैं। ये किसी से चंदा के बारे में क्या पूछेंगे? हेलो जी, मीटिंग में हैं?
ठीक है, मैं फिर फोन कर लूंगी। रानी बाई ने मायूसी के साथ रिसीवर रख दिया। चुनीराम कहने लगा, रानी बाई तुम देख लेना, अब चुनीराम ही तुम्हारे काम आएगा। चंदा हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, लेकिन तुम शांत रहो, मेरे आदमी आजकल में ही उसका खोज लगा लेंगे। उसके बाद चुनीराम कुछ देर बाद आने का कहकर चला गया। रानी बाई ने 2-3 फोन किए और फिर वो भी अपने बेडरूम में चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।